Good morning, good evening, whatsoever the time you are watching this video. Today we are going to discuss one of the important topic, motion in a plane. Means two-dimensional motion of an object. After this video, you will observe that this two-dimensional motion can be easily treated as separate simultaneous one-dimensional motion in two perpendicular direction with constant acceleration. तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि टू डायमेंशनल मोशन को हम किस तरह से एज ए वन डायमेंशनल मोशन इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन साइमल्टेनियसली ले रहे हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए प्लेन देन एट ए टाइम टू coordinates of the object changes. If it is moving in xy plane, then x and y coordinate changes simultaneously. Similarly, if the object is moving in yz plane, zx plane, so accordingly the two coordinate will change simultaneously. कोई problem नहीं है. If you have understand about the one dimensional motion, then there will be no problem in understanding the two dimensional motion, that is motion of an object in a plane. तो आइए आगे बढ़ते हैं. Motion in a plane. Motion of an object is said to be two dimensional when two of the coordinate xy, yz or zx out of the three coordinate xy, z are required to specify the position of the object with respect to time. Means if you want to specify the position of moving object, you will require two coordinate out of our three coordinate x, y, z. तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम टू कोऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्ट के ऑब्जर्व करेंगे जो कि चेंज हो रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देखिए यहाँ पर हम वही चीजें, वही डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस उनको हम टू डायमेंशन में लेंगे. तो जैसे कि हम पोजीशन वेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. What is the position vector? It is a vector which is used to specify the position of object with respect to origin. If the object is moving in one dimension, then only one coordinate is required to specify the position. But here object is moving in two dimensions, means two coordinate will be required to specify the position of object. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल या कहें ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू ओरिजिन. पोजीशन वेक्टर आर गिवन है और इसके देखिए x और y कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं कि r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और उसकी डायरेक्शन दिखाना है. भाई जो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी उसकी डिस्टेंस क्या है, और उसकी डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इन होल वीडियो वी आर डिस्क्राइबिंग द डायरेक्शन ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो यहां पर बात करें तो देखिएगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है वो आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है वो जे कैप है. सपोज ऑब्जेक्ट इज हियर एट पॉइंट ए, तो ये हो गई उसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ओ ए, एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया गया है. और कंपोनेंट्स में एक्स वाई कंपोनेंट्स में इसकी बात करें तो देखिएगा ये जो है यहाँ से यहाँ तक है वो क्या है, एक्स आई कैप है, और यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक क्या है वो वाई जे कैप है. मतलब इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं. तो इस तरह से ये जो ओ, और इसको हम बी ले लें, ये सी ले लें, तो ओ बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा. वाई जे कैप ये भी हो गया, तो एक्स जे कैप वाई जे कैप
वेक्टर को ऐड करके हमें आर वेक्टर मिल रहा है। तो इस दैट इज वाई वेक्टर आर, दैट इज द पोजीशन वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी रिटेन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आसानी से निकाला जा सकता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। और डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो है tan थीटा से निकलती है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये AC का मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर अपॉन बेस OC, और ये हो जाएगा y अपॉन x, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। उसके बाद बात की थी हमने डिस्प्लेसमेंट की। अब ऑब्जेक्ट यहां पर है, इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन देन वी यूज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाउ मच ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एंड इन विच डायरेक्शन इट इज डिस्प्लेस्ड, तो पोजीशन वेक्टर के बाद में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा जो कि ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को वेक्टरली रिप्रेजेंट करेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। और बस यहाँ पर हमें ये माइंड में रखना है कि 2 डायमेंशनल मोशन है तो साइमल्टेनियसली 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। देखिएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, when a particle changes its position in a plane from a point A to another point B, the displacement of the particle is represented by displacement vector, और वो वेक्टर A से B जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा यहाँ पर AB आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, we will specify the position of object when it is at point A. Now when it is displaced from the position A to position B, then we will specify the position of object when it is at point B. तो दोनों के लिए क्या हमें रिक्वायर्ड होगा, यानी जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है तो उसके लिए एक हमें जो है पोजीशन वेक्टर रिक्वायर्ड होगा, जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे होगा तो उसके लिए दूसरा एक पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें, और फिर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही दिखाया जा रहा है, यहाँ पर हम एक फिगर से समझा देते हैं और फिर दूसरी बार हम अगले पेज में बताएंगे। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओरिजिन ये है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर। अब ए से कहाँ जा रहा है, वो दूसरे पॉइंट किसी पॉइंट पे जा रहा है, बी पॉइंट पे सपोज जा रहा है ना ये। तो यहाँ से यहाँ चला गया ऑब्जेक्ट, बी पॉइंट पे आ गया। तब जब ए की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हम R1 पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, यूज करेंगे, और जब पॉइंट बी पर होगा तो उसके लिए हम कोई दूसरा यानी R2 पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही है कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे रिप्रेजेंट की है, और उसके लिए हमने R1 और R2 वेक्टर्स यूज किए हैं। ए पॉइंट है और दूसरा हमारा क्या है, बी पॉइंट है। ए और बी, ए के लिए ये यूज किया R1, और बी पॉइंट पर जब पहुंचा उसके लिए हमने R2 पोजीशन वेक्टर यूज किया है। तो R1 जो कि OA से रिप्रेजेंट हो रहा है, R1 ये पोजीशन वेक्टर है। तो A के कोऑर्डिनेट क्या लिए जा रहे हैं यहाँ पर, x1 y1, और B के कोऑर्डिनेट क्या लिए जा रहे हैं, x2 y2। तो अकॉर्डिंगली R1 की वैल्यू हो जाएगी x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्ड टू पोजीशन B देन इट्स द पोजीशन वेक्टर जो होगा वो OB होगा, और OB इज रिप्रेजेंटेड बाय R2, और कोऑर्डिनेट जो है B पॉइंट के x2 और y2 हैं, तो R2 जो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप। आगे फिगर में हम और अच्छी तरह से समझेंगे। देखिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल A टू B यहां पर निकाला जा रहा है।
तो यहां पर देखिए क्लियरली समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट जो है हमारा पहले पॉइंट ए पर था, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ऑब्जेक्ट देखिएगा यहां पर है, पहले ए पॉइंट पर है, पोजीशन वेक्टर इसका क्या था, r1 था, और जब ये मूव करके बी पॉइंट पे पहुंच गया, यहां से यहां मूवमेंट हुआ उसका, तो बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है, ये r2 है, और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और इस बी पॉइंट के x2 y2 हैं। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है x1 और ये है y1। इन डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनली जो है x एक्सिस के अलॉन्ग x1 है और y एक्सिस के अलॉन्ग y1 है, व्हेन इट इज एट पॉइंट A। When it is moved to point B, तो देखिएगा ये जो है हमारा अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये हो गया x2, और सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट B पर ये हो गया आपका y2, ये हो y2, बिकॉज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज x2 y2। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो r1 की वैल्यू हमारी जो आई थी, r1 को रिप्रेजेंट किया गया था x1 i कैप प्लस y1 j कैप से, और r2 जो रिप्रेजेंट किया गया था वो था आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल है था OB माइनस OA, दैट इज R2 माइनस R1। तो R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता लगेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, और ये जो AB है इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है डेल्टा R से, डेल्टा R वेक्टर से। तो डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा R2, R2 का मतलब हुआ x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। i के जो कोफिशिएंट हैं उनको एक जगह कर लेंगे, और j के कोफिशिएंट जो हैं वो उनको दूसरी जगह कर लेंगे, तो हमें मिलेगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस का जो मैग्नीट्यूड है वो x2 माइनस x1 है, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये हो गया डेल्टा x। तो x2 माइनस x1 को लिखेंगे डेल्टा x i कैप, और y2 माइनस y1 कितना हुआ, ये हुआ ये डेल्टा y। तो ये हो जाएगा डेल्टा y j कैप, और ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r की वैल्यू वही लिखी हुई है, और ये फिगर से हम समझ सकते हैं। अब हमें ये डिस्प्लेसमेंट माइंड में रखना है, because with the help of this we will discuss about the velocity, then acceleration, or there will be two type of velocity, means first we discuss about the average velocity, then instantaneous velocity, and then acceleration, that is average acceleration and instantaneous acceleration। देखिएगा तो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, है ना। तो हम देखें, देखिए ये फिगर बनाएं, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ए बी हुआ, ये ए बी, और ए बी में क्या है कि ये हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डेल्टा एक्स हुआ है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है डेल्टा वाई हुआ है, और ये हो गया डेल्टा आर। हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये डेल्टा एक्स आई कैप हो गया और ये डेल्टा वाई जे कैप हो गया, ये वेक्टर आर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। डेल्टा आर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन मैंने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स एक्सिस निकालेंगे, तो इसको हम एक्स एक्सिस पे ले आए या फिर हम यहीं पर जो है इसको यहाँ पर एक्स एक्सिस इसको मान लें, है ना। ये लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यही एंगल थीटा हो जाएगा। या फिर हम इसको जो है यहाँ पर शो कर दें, तो डायरेक्शन निकालनी है, थीटा एंगल पता करना है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे इसको, ये डेल्टा आर होगा और ये हो जाएगा डेल्टा वाई जे कैप, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप, ये एंगल थीटा हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये आसानी से हम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। देखिए डेफिनेशन वगैरह अलग से कोई कुछ लर्न नहीं करना, हमें यहाँ पर टू डायमेंशनल मोशन को समझना है। जब ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करेगा तो उसकी जो है एक्स एक्सिस के अलोंग अलग वेलोसिटी होगी, वाई एक्सिस के अलोंग अलग वेलोसिटी होगी। मतलब द ऑब्जेक्ट विल हैव टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। देखिए डेफिनेशन ऑलरेडी यू नो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, या सिंपल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड एंड डायरेक्शन। टू टाइप ऑफ वेलोसिटी की बात मैंने की है, मींस एवरेज वेलोसिटी एंड सिमल्टेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा कि टाइम इंटरवल विल बी लार्ज when an object moves from one city to another city, then there will be large time interval, and throughout the journey the velocity of object cannot remain constant. तो डिफरेंट वेलोसिटी से चलते हुए ऑब्जेक्ट एक वन सिटी से दूसरी सिटी में जाता है। तो हमने पता कर लिया कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट और हाउ मच टाइम इज टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ नेट और जो टाइम इंटरवल लगा उससे डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जो है while moving from one city to another city it will travel with that particular velocity. No, the velocity will change during the journey, but on an average what is the velocity of object in going from one city to another city? तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या था, R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी। ये क्या, डेल्टा R क्या डिस्प्लेसमेंट है, और हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। देखिए जो एवरेज वेलोसिटी निकाली गई है, V एवरेज इज इक्वल टू आया था डेल्टा R बटे डेल्टा टी, और R की वैल्यू जो आई थी डेल्टा R की वो थी डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, ये आया था। डेल्टा R यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब इसको स्प्लिट कर दिया गया, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कर दिया गया और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी कर दिया गया, ये दिखाया गया है। वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो ये जो आ रहा है ये दिस इज द एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, इक्वल का साइन नहीं है, प्लस डेल्टा वाई, ये क्या है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। मीन्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हैज टू कंपोनेंट, वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर इज अलोंग वाई एक्सिस। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो हम जैसे इससे पहले डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला था, सिमिलरली यहां पर भी निकाल सकते हैं, है ना। अब ऑब्जेक्ट देखिए ये हुआ सपोज बी एवरेज, और ये ट्रायंगल हम कंप्लीट कर लें। तो ये इधर कंपोनेंट जो आ रहा है डेल्टा वी एक्स आई कैप है, और ये डेल्टा जो है वी वाई जे कैप है, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम वी एवरेज निकाल सकते हैं। तो वी एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट डेल्टा वी एक्स, एक्स एक्सिस के जो अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट का, और प्लस डेल्टा वी वाई दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लें ऐड करके, तो हमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल जाता है। अब डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालने का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही निकालेंगे, और उसके लिए हम फिगर देख सकते हैं कि इस तरह से फिगर बना लेते हैं। और ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा डेल्टा वाई हो गया, ये डेल्टा वी वाई, डेल्टा वी वाई हो गया, और ये डेल्टा वी एक्स हो गया, और ये हमारा आया था वी एवरेज का मैग्नीट्यूड आया। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा से निकालते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा वी एक्स, और थीटा निकालना है तो लिख दे, ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा वी एक्स। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। देखिएगा डेफिनेशन वही है, क्या द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और दूसरी डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेज टू जीरो। इट इज एक्सप्रेस्ड एज, ये जो है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पर टू डायमेंशनल केस ले रहे हैं। तो डेफिनेशन ऑलरेडी यू नो। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आई थी उसका लिमिटिंग केस ले लेंगे। तो मैथमेटिकली जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे लिखी जाती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इसकी एवरेज वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू ले ली, तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और इसी को हम डी आर बाई डी टी लिखते हैं। और ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह सकते हैं। तो v जो है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है इट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना छोटा हो सकता है वो टाइम इंटरवल लेंगे जिससे कि एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता लग सके। तो यहाँ पर भी अब वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उसके भी टू कंपोनेंट्स होंगे along the x axis and y axis। देखिए dr हमने वहां पर डेल्टा r लिखा था, और डेल्टा r की वैल्यू जो हमने लिखी थी डेल्टा r वो आई थी डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप। जब डेल्टा की जगह पर हमने d रिप्रेजेंट किया है, देखिएगा इंस्टेंटेनियस करने के लिए, तो ये हो गया dr, ये हो जाएगा dx आई कैप, ये हो जाएगा डी वाई जे कैप, वही यहां पर लिखा हुआ है। तो अब डी आर अपॉन डी टी जब करेंगे तो डी आर की वैल्यू जो आई है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप अपॉन डी टी, इसको स्प्लिट कर दिया तो डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। ये क्या है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है,
और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट, और ये जो है नेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट, वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर इज अलोंग वाई एक्सिस। और इसी को हम बाद में क्या लिख देंगे अगली स्लाइड में, v इक्वल हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे v एक्स आई कैप प्लस v वाई जे कैप। dx बाई dt क्या हो गई, vx हो गया, और dy बाई dt vy हो गया। तो ये जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया, है ना। इसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, देखिएगा अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है जो अभी मैंने लिख के दिखाया। तो v मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया vx आई कैप प्लस vy जे कैप। तो वेयर vx इज इक्वल टू dx बाई dt है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और vy जो है वो dy बाई dt, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन या अलोंग y एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इस तरह से हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता लग जाता है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो एरो लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जो कंपोनेंट आया है वो vx आई कैप आया है, और यह vy जे कैप है। मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और मैग्नीट्यूड इस तरह से हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे। और हमें माइंड में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, है ना, न्यूमेरिकल में होंगे। वहां पर क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड 2 है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल गया, है ना। अब जो है डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन जो है जैसे कि अभी तक निकालते आए हैं वैसे ही निकालेंगे। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि जो वेलोसिटीज हैं उनको हम कहाँ ले आते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग ले आते हैं शिफ्ट करके। ये हो गया, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और ये एंगल थीटा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो v कैप लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा vx आई कैप vx जे कैप, और ये राइट एंगल ट्रायंगल ये थीटा है। तो डायरेक्शन जो है इस तरह से tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन, सॉरी ये vy है, vy वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो vy अपॉन vx हो जाएगा, और थीटा निकालना है तो tan इनवर्स vy अपॉन vx जो है डायरेक्शन होगी इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, और डेफिनेशन ऑलरेडी आपको मालूम है, ये है एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो जैसे कि हमने एवरेज वेलोसिटी डिस्कस की और फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस की, सिमिलरली हम एक्सेलरेशन भी एवरेज एक्सेलरेशन लेंगे जिसमें टाइम इंटरवल लार्ज होगा, है ना, और जब इंस्टेंटेनियस लेंगे तो टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज पॉसिबल होगा। तो लिखा है एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, डेल्टा वी एक्स आई कैप डेल्टा वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। इसको स्प्लिट कर दिया तो डेल्टा वी एक्स आई कैप अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो हमारा आया ये क्या है, एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है, ये जो है एवरेज एक्सेलरेशन का पाई कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो ए एवरेज एक्सेलरेशन का जो है ये वाला, ये क्या लिखा, देखिए एक्स कंपोनेंट हो गया,
ये क्या हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट हो गया। तो जैसे कि हमने और चीज़ों को फिगर से रिप्रेजेंट किया वैसे इसको भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन हो गया ए बी, ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट कर लीजिए। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये आया था ए बी एक्स आई के, और यहाँ पर आया था ए बी वाई जे के। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन का, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और ए एवरेज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी वाई का होल स्क्वायर, यानी जो एक्स और वाई कंपोनेंट हैं एवरेज एक्सेलरेशन को, उनको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, जैसा कि नीचे देखिए दिखाया गया है। एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन प्लस एवरेज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, जो अभी एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये कहाँ से आया है, ये जो हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि जो ए एवरेज आया इज इक्वल टू क्या आया था, ए बी एक्स आई कैप प्लस ए एवरेज वाई जी कैप। तो ये क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन या अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जो है एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन या वाई एक्सिस है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन जैसा कि मैंने अभी दिखाया था अंडर रूट ए बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी वाई का होल स्क्वायर। तो डायरेक्शन मेड बाय द एवरेज एक्सेलरेशन विद एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा कि जो वाई कंपोनेंट है एवरेज एक्सेलरेशन का वो लिखेंगे और अपान कर देंगे जो है एवरेज एक्सेलरेशन के एक्स कंपोनेंट से। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई कंपोनेंट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन अपान जो है एक्स कंपोनेंट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज के बाद हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज the limiting value of average acceleration as the time interval approaches to 0। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखा गया है कि लिमिट लगा दी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम इंटरवल इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन आया था उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv by dt फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी दैट गिव द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और उसके भी टू कंपोनेंट होंगे। तो अब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्या कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये है, इट आल्सो हैव टू कंपोनेंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस प्लस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, वेयर ए एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, जिसको हमने डी वी एक्स बाई डी टी लिखा। भाई जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट था वो क्या था, वी एक्स था। तो उसी का हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल गया। सिमिलरली ए वाई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, जिसको हम डी वी वाई अपॉन डी टी लिखेंगे। वी वाई क्या है, जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की अलोंग वाई एक्सिस है, उसी का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो हमें मैग्नीट्यूड पता लग गया जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का अलोंग वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमने ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को टू कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। तो जैसे और मैग्नीट्यूड निकाले गए थे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, वैसे इसको भी हम निकाल रहे हैं। देखिएगा ये है ना। तो फिगर से समझें
तो ये जो है ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, और ये उसका एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए एक्स आई कैप, ये है ए वाई जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड देखिएगा, ए का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वाई कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए हम अलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं, निकालने को हम वाई एक्सिस के अलोंग भी निकाल सकते हैं। तो ये है थीटा हमारा, ये ए है, ये है ए वाई है, और ये ए एक्स है ना। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई कैप और जे कैप इसके साथ लगा देना पड़ेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स हो जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायमेंशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, तो उनको अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम उन्हीं को मॉडिफाई कर देंगे टू कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हमें जो है वही वेलोसिटी इक्वेशंस हैं वो जो है यहाँ पर टू डायमेंशनल के केस में मिल जाएंगी। तो देखिएगा, मोशन इन ए प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन गेट मॉडिफाइड एज फॉलोज। देखिएगा, हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें इसको x एक्सिस के अलोंग लिखना है, x एक्सिस के लिए लिखना है, तो v की जगह पर क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। u की जगह यहाँ पर u भी लिख सकते हैं, तो ux लिख देंगे, और क्या, ये हो जाएगा ux प्लस एक्सेलरेशन लिखेंगे अलोंग x एक्सिस वाला, और इनटू टी। तो देखिएगा ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई है अलोंग x एक्सिस के। तो यहाँ पर ux की जगह पर v0x लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसको हम ux लिख दें। अब बाई एक्स के अलोंग वेलोसिटी की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि वी वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी। मतलब देखिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो पहले वाले में क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, दूसरे वाले में वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है। फर्स्ट में इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरे में जो है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के है। मतलब दो सेपरेटली जो है इंडिपेंडेंट मोशन हो रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ प्लेन, तो वहां पर देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट के टू इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर मोशन हो रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली वी कैन राइट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये लिखी हुई है, हमने यहाँ पर आर लिखा है, इससे पहले क्या था, यस था, यस एरो लगा दें तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और हमने लिखा था यस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब यहां पर एक टर्म ये दिख रहा होगा, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी व्हेन टी इज इक्वल टू 0 है, जब से मोशन का ऑब्जर्वेशन किया गया उस समय ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि ओरिजिन पे हो, ओरिजिन पे होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो कहीं दूसरी जगह है तो हमें उसके कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, है ना, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, और मिला के जो है जो भी पोजीशन वेक्टर बनता है वो लिखेंगे। हाँ, ये जरूर इनिशियल वेलोसिटी लिखी हुई है और इनटू टी लिखा हुआ है, और एक्सेलरेशन हाफ ए टी स्क्वायर है। तो उस इसी इक्वेशन को अब हम टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखें, इसको, इस इक्वेशन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके भी जो आर है उसके भी एक्स वाई
कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हो गया आर की वैल्यू। अब इनिशियल जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की एट टी इज इक्वल टू 0, तो उसका एक्स कंपोनेंट है वो आई कैप है और वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट क्या है एक्स जीरो आई कैप है और वाई कंपोनेंट है वो है वाई जीरो जे कैप। उसका मैग्नीट्यूड एक्स जीरो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई जीरो जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग। उसका कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0 है प्लस। अब हमें ut लिखना है, तो यहां पर भी हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इनटू टी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, हाफ तो लिखा जाएगा ए एक्स। तो इनिशियल एक्सेलरेशन जब बॉडी चलने लगी उसको इनिशियल एक्सेलरेशन में करें, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये एक्स क्या है, ए एक्स जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है अलोंग एक्स एक्सिस, ये तो कांस्टेंट ही बना रहना है। और ए वाई जो है जो वाई एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट है ए वाई जो भी वो भी कांस्टेंट है, तो जे का इंटू टी स्क्वायर। तो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो इस तरह से मॉडिफाई हो गई। अब हम यहां पर क्या करेंगे, आई के कंपोनेंट वो साइड एलएचएस और आरएचएस के कंपेयर कर लेंगे, तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। और जब जे के कंपोनेंट हम कंपेयर करेंगे वो साइड एलएचएस एंड आरएचएस, तो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिलेगी बाई एक्सिस के अलोंग। तो एलएचएस में तो क्या है, एक्स एक्सिस के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है, और इधर वाले सारे कलेक्ट कर लें, आई कंपोनेंट है, तो हमें क्या मिलेगा देखिएगा। यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, आई के कंपोनेंट अलग कर रहे हैं, जे के कंपोनेंट अलग कर रहे हैं, तो वी विल गेट टू इक्वेशन। तो ये देखिएगा, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई एंड जे, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स जीरो। एक्स जीरो क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वी जीरो एक्स टी, इसको हम यू एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। इसको लिख सकते हैं, देखिए यहां पर एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। वाई इज इक्वल टू, जब जे कंपोनेंट कंपेयर करेंगे तो वाई जीरो प्लस ये हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी टी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये जीरो हो सकती है, भाई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये जीरो हो जाएगा। तो हमें मिलेगी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो हमारा वन डायमेंशनल मोशन था वो सेपरेटली टू डायमेंशनल मोशन में ट्रीट, मतलब अब यहां पर टू डायमेंशनल मोशन कैसे ट्रीट किया जा रहा है, वन डायमेंशनल मोशन इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो कंक्लूजन अब हम निकाल सकते हैं, जो हमने शुरू में बिगिनिंग में बताया था कि इतना समझने के बाद हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिएगा ये लिखा हुआ कंक्लूजन, मोशन इन ए प्लेन यानी टू डायमेंशनल मोशन कैन बी ट्रीटेड एज two separate simultaneous one dimensional motion with constant acceleration along two perpendicular directions। हमने जो है डिस्प्लेसमेंट की बात की पहले, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो आया, नेट डिस्प्लेसमेंट वो आया डेल्टा आर इज इक्वल टू आया डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, है ना, ये आया था। फिर उसी तरह से हमारी वेलोसिटी आई थी, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी पहले आई थी, तो एवरेज वेलोसिटी में हमने लिखा v एवरेज इज इक्वल टू आया था डेल्टा v एक्स आई कैप प्लस डेल्टा v वाई जे कैप। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आई थी वो आई थी v एक्स आई कैप प्लस v वाई जे कैप। ये एवरेज है, ये इंस्टेंटेनियस है।
सिमिलरली एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन आए थे। तो ओवरऑल जब हमने उसको कंपेयर किया तो हमने पाया जो 2 डायमेंशनल मोशन है वो क्या है, एक तरह से उसको ट्रीट किया गया है 1 डायमेंशनल मोशन इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस क्या हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, या कहें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बस इतना है। और अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, तो और बेटर वे में ये प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ जाएगा।